तो नमस्ते दोस्तों। तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर चैनल पर आपको जो भी वीडियोस दिखाते हैं उसमें थोड़ा सा अभी और अलग तरह के वीडियोस करने जा रहे हैं हम लोग। तो उसमें ये एक जो आपको दिख रहा है तो ये वर्किंग कैपिटल के बारे में थोड़ा सा वीडियो है, क्योंकि हमने आज तक देखा है कि काफ़ी वीडियोस हम लोग करते रहते हैं, लाइसेंसेस का काम किया है, सब कुछ अपने काम तो चालू कर दिया। न जाने कितने लोग होंगे उनका चालू करते हैं फिर भी प्रॉफिट में नहीं रहता, कुछ डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम आने वाले कई वीडियो के ज़रिए इसको थोड़ा सा निराशा को आपका हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स में आते हैं ना यूनिट्स, तो वर्किंग कैपिटल की वजह से थोड़ा सा आता है। वर्किंग कैपिटल मतलब आपने प्लांट तो लगा लिया, लेकिन प्लांट लगाने के बाद में वो चलाने के लिए लगने वाला पैसा, तो ये पैसा एक सिस्टमेटिक तरह से प्रोफेशनल वे में कैसे किया जाए, तो वो थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश आने वाले कई वीडियो में करेंगे। आज एक बेसिक वीडियो वर्किंग कैपिटल के बारे में हम लोग बनाते हैं, है ना। तो देखेंगे थोड़ा सा क्या होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो यहाँ पर दिया है, देखो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिफ्लेक्ट्स ऑन टोटल फंड्स डिप्लॉयड इन करंट ऑपरेटिंग एसेट्स। मतलब करंट आपके जो एसेट्स हैं उसमें जितने भी आपका पैसा लगा हुआ है उसको बोला जाता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या क्या आता है, आपका कैश इन हैंड है, बैंक कैश इन बैंक है, इन्वेंट्री मतलब आपका जो भी स्टॉक है, प्रीफॉर्म्स है, लेबल्स है, इंक है, फलाना है ना, जार्स है आपके, शॉर्ट टर्म एडवांसेस किसी को आपने दिए है, अगर पैसा दिया हुआ एडवांसेस, ट्रेड रिसीवेबल्स इसमें आते हैं, जिनको आप माल बेचते हो उसको आमतौर पे क्रेडिटर्स इस तरह से हम लोग जानते हैं, है ना। तो नेटवर्किंग कैपिटल मतलब क्या बोला जाता है, तो नेटवर्किंग कैपिटल ये है कि सब्ट्रैक्टिंग करंट लायबिलिटीज़ फ्रॉम करंट एसेट। आपने करंट एसेट तो देख लिए, तो करंट लायबिलिटीज़ क्या है, तो करंट लायबिलिटीज़ रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस सच एज ट्रेड पेएबल्स। मतलब जिन लोगों से आपने माल लिया हुआ है उनका जो पैसा देना बाकी है उसको ट्रेड पेएबल कहा जाता है। और स्टैट्यूटरी ड्यूज़ मतलब अलग अलग समय पर आपने को अलग अलग तरह से आपने को ड्यूज़ देने पड़ते हैं, जैसे कि ओवरहेड्स है आपके, ये सारे हम लोग बात करते रहते हैं। पॉजिटिव नेटवर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स अ हेल्दी फाइनेंशियल सेफ्टी कुशन। मतलब ये सब जाके अगर आपके पास पॉजिटिव फिगर आ रहा है तो आपका अच्छा चल रहा है, निगेटिव आ रहा हो तो हालांकि गलत है ना। तो द फर्म्स वर्किंग कैपिटल नीड्स आर ड्रिवन बाय इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। आप जैसे जानते हो कि पैकेजिंग के वाटर प्लांट में क्रेडिट चलता है, लेकिन इनिशियल क्रेडिट आपका रिटर्न होते रहता है, वो आपके मार्केट के हिसाब से हैं। तो थोड़ा सा अभी और आगे बढ़ते हैं इस बारे में। तो ये जो नेटवर्किंग कैपिटल कितना आपको लगेगा, या हम लोग सीसी बोला जाता है, बैंक से हम लोग वर्किंग कैपिटल लेते हैं, ओवरड्राफ्ट कई जगह पर बोला जाता है, अलग अलग नाम है, लेकिन एक ही है कि बैंक आपको ऑपरेटिंग के लिए फंड्स देता है। तो उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि अपना ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, इसलिए आपको विजुलाइज करके जानना ज़रूरी है। बिजनेस मॉडल कैनवासेस में कई वीडियोज़ है हमारे, उस पर ज़रूर देखिए। तो आपको जिस तरह से आपका बिजनेस है उस तरह से फाइनेंस का आपका पूरा ऑपरेशन साइकिल होगा। तो यहाँ पर दिया है, देखो, ऑपरेटिंग साइकिल वर्सेस कैश कन्वर्जन साइकिल। तो दिखेगा आपको लगभग एक ही है, ऊपर के हिस्से में जो दिखा है वो दिखा है, देखो, रॉ मटेरियल स्टोरेज डेज, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और रिसीवेबल डेज, यही दिया है। नीचे भी लगभग यही दिया है, रॉ मटेरियल स्टोरेज डेज, वर्क इन प्रोग्रेस सेम है, फिनिश गुड स्टोरेज, रिसीवेबल डेज, हाँ वही दिया है। और बाद में एक चीज़ दिया है आपको, नेट फंडिंग गैप, है ना। तो ये इसमें दोनों में फ़र्क है, ऑपरेटिंग साइकिल में और कैश कन्वर्जन में वही है। सिर्फ आपका क्या होता है, आप अगर ये दो नंबर की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक नंबर में दिया ऑपरेटिंग साइकिल में, टाइम फ्रॉम पेइंग फॉर रॉ मटेरियल टू कलेक्टिंग कैश फ्रॉम कस्टमर्स। मतलब आपका जैसे आपका रॉ मटेरियल आप लेते हो तब से पूरा खाते में पैसा कस्टमर से आने तक बोला जाता है, उसको पूरा ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है। हालांकि कैश कन्वर्जन साइकिल में थोड़ा सा अंतर है। नेट टाइम बिजनेस मनी इज टाइड अप, हाँ, फंडेड बाय बोराइंग्स और बिजनेस और बोराइंग्स, फंडेड बाय बिजनेस और बोराइंग्स, है ना। तो इसमें एक चीज़ है, आप इस तरफ देखोगे तो नेट फंडिंग गैप नॉट फंडेड बाय द सप्लायर्स, है ना। तो पेएबल क्रेडिट, अगर आप इसी में ये जो पूरा साइकिल में से अगर आप कितना कैश आपका अटका हुआ है, अगर कैलकुलेशन करेंगे, हाँ, आपको दिखेगा कि कितना कैश है। तो ये पूरा का पूरा है, और उसमें से सप्लायर से आपको अगर कुछ क्रेडिट मिल रहा है तो उसमें से लेस करेंगे, या तो आपको लोन उठा रहे हैं तो वो लेस करेंगे, तो आपका वो कैश कन्वर्जन साइकिल आता है। मतलब इसका बोला जाता है कि डिस्काउंटिंग किए जाते हैं बिल्स। एक और भी चीज़ है, बिल डिस्काउंटिंग का मतलब ऐसा है कि आपने अगर माल बना दिया, पूरे बॉटल्स बना दिए आपने, और मान लीजिए एक अच्छे खासे कंपनी को सप्लाई किए, मान लीजिए इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस को आपने माल सप्लाई किया। इन्फोसिस एक नामचीन कंपनी है, तो इन्फोसिस
उसका पेमेंट टर्म्स है 45 डेज़ का या 30 डेज़ का। हाँ, हम लोग बोलते रहते हैं ना कॉर्पोरेट्स को आप सप्लाई करो, तो कॉर्पोरेट्स के फंडिंग के सप्लायर्स के क्रेडिट के डेज़ होते हैं। तो अगर उनको आप सबमिट किया और 45 डेज़ तक आपके पास पैसा किस तरह से रहे, क्योंकि इतने ही पहले लगाया हुआ पैसा है और कैसे लगाएं, तो ये बिल्स है ना, ये बिल्स को डिस्काउंट किया जाता है। मतलब बैंक आपका बिल खरीद लेता है। मतलब बैंक बोलता है चलो मुझे ये बिल दे दो, कितना बिल है आपका, 1 लाख रुपये आज का बिल है, तो 1 लाख के ऊपर मैं आपको ये पैसा पूरा देता हूँ या देती हूँ। हाँ, बैंक जो भी होगा लगभग 75-80% बैंक दे देते हैं, 85% भी कई जगह पे देते हैं। तो ये पूरा पैसा देने के बदले में बैंक आपको एक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। लेकिन आपके लिए फ़ायदा क्या होता है कि वो पैसा पूरा का पूरा आपका रिलीज़ हो गया। तो ये डिस्काउंट भी होता है, तो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ा सा कम हो गया। मतलब माल आपने जिस दिन डाला और कैश आ गया, है ना। तो इसको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, इसके लिए आपको दिखाया मैंने। तो अभी थोड़ा सा जानेंगे कि बैंक जो है वो बैंक आपका क्रेडिट, आपको कितना क्रेडिट दे बैंक, तो वो किस तरह से कैलकुलेट करता है। हमेशा बात चलती रहती है ना, जैसे बिज़नेस चालू करेंगे तो कितना सीसी मिलेगा और कितना आपको क्या बोलते हैं फिक्स कैपिटल कितना आएगा और सीसी कितना, लोन कितना मिलेगा और सीसी कितना मिलेगा। तो सीसी किस तरह से बैंक उसका कैलकुलेशन करती है वो थोड़ा सा देखेंगे। तो इसका थोड़ा सा हम लोग उदाहरण के तौर पे लेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर एक कॉलम में दिया हुआ है कि डिक्लेयर्ड, आपका जो डिक्लेयर्ड है वो डिक्लेयर्ड है कि एसेट्स और लायबिलिटी डेटा। हाँ, तो क्या क्या है अपन थोड़ा सा देखेंगे। और यस, तो क्या क्या दिया देखिए, रॉ स्टॉक वैल्यू, मतलब आपका जो प्रीफॉर्म्स वगैरह जो भी रॉ स्टॉक वैल्यू है, इसका एक कीमत माना हुआ है कि इसका एक 80 लाख रुपए आपका माल है ना, इस तरह से इसमें माना हुआ है। टोटल बुक डेटर्स पूल, आपके पास जो डेटर्स है जिनके पास आपने माल सप्लाई किया हुआ है और उनसे पैसे आना है, तो 60 लाख एक उदाहरण के तौर पे है। तो यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, टोटल ग्रॉस आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, और ये रॉ इन्वेंट्री का वैल्यू, मतलब स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो आपका जो स्टॉक है उस पर भी बैंक आपको कुछ सीसी देता है, कैश क्रेडिट या वर्किंग कैपिटल देता है, और बुक डेटर्स के ऊपर भी देता है। ट्रेड क्रेडिटर्स बैलेंस, ट्रेड क्रेडिटर्स कितना आना है आपको, तो आपको देने हैं पैसे, अनपेड सप्लायर के बिल्स हैं, ये इसका क्या असर होगा वो भी देखेंगे। बैंक स्टॉक मार्जिन रिक्वायरमेंट है ना, बैंक स्टॉक का मार्जिन का रिक्वायरमेंट कितना है, 25%। क्या बोल रहे हैं कि परसेंटेज डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेंट्री वैल्यू टू एब्सॉर्ब रिस्क। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से इसका गलत तरह से किस तरह से सीसी कैलकुलेट करता है उद्योजक, हम लोग जो बात करते हैं, और बैंक किस तरह से करेक्ट करके आपको देगा। हाँ, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे उदाहरण। तो यहाँ पर दिया देखा ड्राइंग पावर, ड्राइंग का मतलब है वही पावर, ड्राइंग पावर का मतलब वही है कि आपको सीसी कितना मिल सकता है इसमें, हाँ, कितना आप उसको लोन मिल सकता है आपको। तो फर्म्स इनकरेक्ट क्लेम्ड डीपी, हम लोग इसका देखेंगे इनकरेक्ट तरह से कैसे क्लेम किया गया है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा आएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, तो B4 का मतलब है, यहाँ पर आपको दिखेगा B4 नंबर के 8 लाख है ना, 8 लाख, और बाजू में 1 माइनस B8 बोला। 1 माइनस B8 का मतलब है कि B8 है 25%, 1 माइनस 25% मतलब 75% आएगा इसका। अगर इसको ब्रैकेट में करते 75% है, तो B4 के 75% है ना मिलेगा, 25% निकालेंगे तो 75% बच गया। इसी तरह से B5 क्या है, डेटर्स हैं आपके, डेटर्स पर कितना दे रहे हैं, 40 दे रहे हैं, तो 1 माइनस B9 मतलब 1 माइनस 40% हो गया, तो 60% वो देगा। मतलब B4 इंटू 25% हो गया, रॉ स्टॉक के ऊपर 25% आपको दे रहा है। और B5 का मतलब है कि आपका जो डेटर्स हैं, मतलब जिनके पास आपका पैसा अटका हुआ है, आपके कस्टमर्स हैं, मैंने अभी इन्फोसिस का उदाहरण लिया, तो इस तरह से आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनको आपको कितना वो पैसा देगा, तो आपको देगा 40%, ऐसा दिया है ना। तो इसमें वैल्यू क्या लिया है, B4 का वैल्यू डायरेक्ट लिया हुआ है, रॉ मटेरियल का स्टॉक लिया है 8 लाख रुपये, और 8 लाख के ऊपर कितना देगा, जो भी रहेगा वो, और इसमें B5 के ऊपर 1 माइनस B9। तो ये करके आपका फर्म्स का इनकरेक्ट क्लेम डीपी है, इनकरेक्ट। तो इसमें इनकरेक्ट क्या है थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या दिया, फर्म्स इन्फ्लेटेड कैलकुलेशन कंप्लीटली इग्नोरिंग मार्जिन्स एंड एज क्लूज। इसमें क्या है, क्या क्या इग्नोर करता है, बैंक क्या कंसिडर करता है, क्या नहीं करता है, वो भी देखना ज़रूरी है। और यहाँ पर बैंक का करेक्टेड, वो करेक्टेड किस तरह से आया है वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इसके पहले एक यहाँ पर सेल रो मैंने हाइड करके रखा था, उसको मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हाइड किया है और क्या लेना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर एक चेंज हो गया, इसमें इन एलिजिबिलिटी डेटर्स भी है इसमें ये डेटर्स का जो टोटल पूल है 6 लाख का, 6 लाख में से
इन एलिजिबल डेटर्स भी है, 90 दिन के पहले के जो डेटर्स है ना उनको बैंक उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो उसमें से माइनस हो जाएगा। मतलब 6 लाख में से आप अगर इसको करेक्टेड देखेंगे इसको या फॉर्मूला को, तो हम लोग जरा ऊपर जाएंगे तो B4 माइनस B7 किया है। हाँ, B4 ये रॉ स्टॉक वैल्यू है, रॉ स्टॉक वैल्यू में से B4 माइनस B7 किया है, मतलब ये उसमें से लेस किया है। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर आपको ऑलरेडी दे रहा है। मान लीजिए आप प्रीफॉर्म ले रहे हैं, वो आपको क्रेडिट दे रहा है प्रीफॉर्म का, तो उसके लिए आपको पैसे का ज़रूरत क्या है, तो वो रिवाइज कैलकुलेट होगा। तो रॉ स्टॉक वैल्यू में से ये आपका निकल गया। तो देखिए आप यहाँ पर आएगा करेक्टेड में B4 माइनस B7 किया। इसी तरह से आपका जो डेटर्स है, इन एलिजिबिलिटी डेटर्स, ये भी आपको उसमें से लेस हो जाएंगे। तो B5 माइनस B6 भी होगा, हम लोग थोड़ा देखेंगे उसको फिर से एक बार देख के। ये देखिए B5 माइनस B6 भी है ना, इंटू B1 माइनस B9, मतलब उसको 40% उसको किया है और पहले वाले को 25% पे लाया हुआ है उसको, है ना। तो ये आपको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो ये करेक्ट करके कितना आया, 58,50,000 आ गया, है ना। पहले कितना था वो, हमने मांगा था 96 लाख, लेकिन उतना नहीं आ रहा है, बैंक आपको इतना ही देगा। हाँ, तो इसमें से क्या होता है, भले आपका मान लीजिए 1 करोड़ का आपको लिमिट सैंक्शन किया हुआ है, लिमिट सैंक्शन अलग है, लिमिट सैंक्शन और आपको एक्चुअली कैलकुलेट करके इस तरह से रहते हैं। हाँ, ड्राइंग पावर उतना ही देंगे, मैक्सिमम आप 1 करोड़ तक जा सकते हो। आपने अगर इसको ढंग तरह से रीस्ट्रक्चर किया, नीचे देखो यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग, तो इसको अगर ढंग से रीस्ट्रक्चर किया हमने तो अपना क्या आएगा ड्राइंग, वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो अगर आपका 1 करोड़ तक आपको लिमिट है तो 1 करोड़ तक आप जा सकते हो ढंग से देखे, तो उतना आपका ज़रूर फ़ायदा होगा, है ना। तो थोड़ा सा देखेंगे जाके रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए रीस्ट्रक्चरिंग में क्या किया हुआ है, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन हमने जो बात किया है, तो बैंक्स इनकरेक्टेड रियलाइज डीपी ये था पहले, तो हमने कभी करेक्टेड एडिशनल कैसे कर दिया, करेक्टेड कैसे किया है, इसको 9,60,000 कैसे कर दिया। इसका जो आपका 960 आ रहा था करेक्टेड इनकरेक्ट आया था, इसके ऊपर बैंक्स करेक्टेड रियलाइज आया था, और यहाँ पर कितना आया देखिए, यहाँ पर करेक्टेड जो किया है वो 73 लाख आ गया। मतलब आप देखेंगे अगर तो 58 से 15 लाख रुपया आपका ये यहाँ पर एडिशनल रिस्टोर हुआ, वो किस तरह से किया है, तो अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें क्या अंतर है दोनों में। तो थोड़ा सा ये बी जो कॉलम है वहाँ पर एक नज़र मारिए, ये जो बी कॉलम पहले था उसमें देखिए क्या है, ये बी कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इन एलिजिबल डेटर्स जो है वो एक था, वो वैसे ही ये कॉलम है ना, वो तो निकल गया। लेकिन ये जो आपके यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग आप देखेंगे ना, तो इसमें से ये इन एलिजिबल डेटर्स ये निकल गया, है ना, इसमें से। तो इसमें से निकाल देने के बाद क्या हुआ, वो जो इफेक्ट नीचे आ रहा है ना, वो आपका 15 लाख का रिस्टोरिंग में आ गया। आप अगर देखेंगे ढंग से इसको करेक्टेड रियलाइज डीपी, तो यहाँ पर देखिए B4 माइनस B7 इसमें से ये जो था पहले का, है ना, ये उतना ही आएगा। सेकेंड वाला है इंटू 1 माइनस B8, वो तो ठीक है। B5 माइनस B6 जो है ना, ये 6 का 6 रह गया आपका, है ना। तो ये पहले वाले अगर आप इसमें देखते, यहाँ पर था उसमें से 60 लाख में से 25 लाख निकाल के जो बचा उस पर आ रहा था, और इसमें 60 लाख में से उसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया हुआ, और ये सिर्फ रिस्टोर हो गया। ये रिस्टोर होने का कारण आपको 15 लाख का एडिशनल क्रेडिट मिल सकता है। तो दोस्तों जो वर्किंग कैपिटल चीज़ है, वो वर्किंग कैपिटल आप बिल्कुल ढंग से इसको कैलकुलेशन करना चाहिए। आपका जितना अच्छा होगा वर्किंग कैपिटल, उतना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते जाता है और आपका बिजनेस भी सही मायने पे आता है। इसको और एक चीज़ है, तो हम लोग थोड़ा सा बाद में कई वीडियो में देखेंगे कि मैंने जो बोला था आपको डिस्काउंटिंग, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो उसमें गवर्नमेंट का बहुत एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, उसका आपको बहुत अच्छा तरीके से फ़ायदा हो सकता है। तो उसके आधार से आप कॉरपोरेट्स या वहाँ पर आप डील करके आप थोड़ा सा सेगमेंटेशन करके आपके धंधे को अलग तरह के लेवल पे आप लेके जा सकते हो। तो उस वीडियो में, दूसरा वीडियो में हम लोग वो ज़रूर देखेंगे, और आपको ये किस तरह से करना है इसके ऊपर कंटिन्यूस निगरानी रखनी पड़ती है। कंटिन्यूस क्वार्टर बाय क्वार्टर इसको ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ चीज़ों पर देखिए, मॉनिटरिंग में एक चीज़ है, क्या डेली देखना चाहिए, क्या मंथली देखना चाहिए, क्या वीकली देखना चाहिए, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। और आप बिज़नेस में उलझे रहते हो और सीए अपने बिज़नेस में उलझा रहता है, तो आपको बीच में एक बंदे की ज़रूरत होती है। तो हम लोग उस तरह से काम करते हैं, उसको मेंटरिंग कहा जाता है। आपके साथ में रह के कंटिन्यूस ग्रोथ मेंटरिंग ये स्ट्रैटेजिक होगा तो प्रॉफिट के लिए। तो इसके लिए आपको अगर ज़रूरत पड़े, आपका अगर बिज़नेस कुछ प्रॉब्लम में है, तो आप असेसमेंट सेवा ले सकते हो, या फिर मेंटरिंग जो है रेगुलर
कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग या अगर लेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप ज़रूर हमको लिख सकते हैं या व्हाट्सएप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।